नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि जो मतगणना का जो के विभिन्न चरण हैं वो कैसे संपादित होते हैं, कैसे पोलिंग एजेंट्स का क्या कार्य रहता है, कैसी कहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाक मतपत्रों की गणना कैसे होती है या उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है डाक मतपत्र गिने जाने की। क्योंकि डाक मतपत्र अभी जो विगत दिनों जो चुनाव हुए उसके बाद सर्वे आ रहे हैं या लोगों के अपने अपने दावे हैं, तो उसमें एक बात पे सब अधिकांश लोग ये मानते हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर जिसको कहा जाता है, उस तरह का मुकाबला है। ऐसे में एक एक वोट के लिए संघर्ष होता है और कई बार आप देखते हैं, सुनते हैं। तो डाक मतपत्र उनकी भूमिका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो सही से गिने जाएं और प्रत्याशियों की कोशिश रहती है कि वो डाक मतपत्र में भी उनकी बढ़त रहे, डाक मतपत्रों में वो जीतें या डाक मतपत्र उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाएं डाक मतपत्र। तो हम समझेंगे आज कि डाक मतपत्रों की गणना की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाक मतपत्र, आप सभी जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी मतदान के दौरान ड्यूटी होती है और वो उनके जो स्वयं का जो मतदान केंद्र रहता है उससे दूरी पर होती है और वो भौतिक रूप से या फिजिकली वो अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते। तो वो उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने डाक मतपत्र की व्यवस्था दी है। इसके अलावा जो 80 साल के बुज़ुर्ग हैं या 80 वर्ष की आयु से ऊपर के जो भी मतदाता हैं, उनके लिए भी इस बार ये व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कोई इस तरह का गंभीर बीमार व्यक्ति जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो उसको भी डाक मतपत्र की एक सुविधा दी गई थी। तो ये डाक मतपत्र ये होते हैं। डाक मतपत्र दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड और दूसरे नॉर्मल पोस्टल बैलेट। दोनों में मत एक से होते हैं, दोनों जो प्रकार होते हैं दोनों के मत एक से होते हैं। उनकी जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड होते हैं उसमें बारकोड से वो वेरीफाई किया जाता है, उसको मिलान करके किया जाता है। कंप्यूटर पे एक ऐप होता है, उसके द्वारा आरओ उसको प्रक्रिया को करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, और वो उसके बाह्य जो भाग होता है उसकी जांच होती है बारकोड के द्वारा। उसके बाद जो उसमें जो सही पाया गया तो मतपत्र मतगणना में शामिल कर लिया जाता है और गणना अन्य मतपत्रों के साथ होती है, नॉर्मली होती है। और जो मुख्य होते हैं वो नॉर्मल मतपत्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मतदान कर्मी जो मतदान के दौरान अपनी ड्यूटी पर थे उनको वो दिए जाते हैं और वो उनको तय समय सीमा में सही तरीके से भर के वो जमा करने पड़ते हैं, अपना मत देना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पे सबसे पहले वो पूरा जो डाक मतपत्रों का जो पेटी या सब होता है, बॉक्स होता है, वो लाया जाता है। सबसे पहले पहला चरण उसका ये है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन का हम थोड़ा सा देख लें कि वेरिफिकेशन किस तरह से होता है। वेरिफिकेशन में ये जानने के लिए कि ये इसमें पड़ा हुआ मत वो गणना के लायक है कि नहीं है, उसको गिना जाना चाहिए कि नहीं गिना जाना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया होती है वेरिफिकेशन। यानी वो वैलिड है कि नहीं, उसको गिना जाए कि ना गिना जाए। तो एक लिफाफा होता है सबसे पहले, उस लिफाफे के अंदर अनिवार्य रूप से दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक होता है जो निर्वाचक होता है, जो जिसने डाक मतपत्र दिया है, वो उसके द्वारा घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए। वो घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और उसमें उसके हस्ताक्षर होना चाहिए
और उसके जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा वो अटेस्टेड किया जाना चाहिए। इतना इतना उसका पहला चरण है। अगर किसी कारणवश हस्ताक्षर नहीं कर पाया है तो ऐसा माना जाएगा कि ये मत गणना योग्य नहीं है। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तो गणना योग्य वो नहीं है, उसके द्वारा दी गई जानकारी सही होना चाहिए। और जो लिफाफा होता है जिसके अंदर ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका सीरियल क्रमांक और जो घोषणा पत्र है उसका सीरियल क्रमांक, ये दोनों सेम होने चाहिए, एक होने चाहिए। इसका मतलब वो मतपत्र जो है वो गणना योग्य है, अदरवाइज वो गणना योग्य नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, दो डॉक्यूमेंट्स निकलने चाहिए, 2 में से उद्घोषणा पत्र जो होगी वो बिल्कुल प्रॉपर जिसके तरीके से भरी हुई होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, सक्षम अधिकारी के भी हस्ताक्षर साथ में होने चाहिए। तो ये प्रक्रिया होगी। ये सब सही होने पर वो काउंटिंग के लिए उस मत को मान लिया जाएगा कि इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। इसके बाद उस मत को अलग निकाल के रख दिया जाएगा कि ये मत, बाकी सावधानी पूर्वक उसकी जांच की जाती है उद्घोषणा की, और उस मत को गणना योग्य मान लिया जाता है, वो रख दिया जाता है। क्योंकि जो उद्घोषणा होती है उसमें किसने मत किया है उसके विषय में जानकारी होती है, तो उसके मत को तब नहीं खोला जाता, क्योंकि अगर वो तब ही खोल दिया जाएगा तो ये गोपनीयता भंग हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने, इस निर्वाचक ने, इस वोटर ने किसको वोट किया है। तो उस मतपत्र को खोला नहीं जाता, उसको मतगणना योग्य जो एक पैकेट होता है या बास्केट होती है उसमें उसको रख लिया जाता है। और वो ये प्रक्रिया जो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो एजेंट्स होते हैं सभी दलों के और निर्दलीय प्रत्याशियों के, तो उन एजेंट्स के सामने वो पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। उस एनवेलप को दिखाया जाता है, उसका जो सीरियल नंबर मिलान किया जाता है, उसके बाद जो उसके अंदर जो 2 डॉक्यूमेंट्स में से उद्घोषणा होती है उसका मिलान किया जाता है और आरओ के द्वारा उसकी जांच की जाती है। उसको ये देखा जाता है कि ये इसका वेरीफाइड है करना है या ये निरस्त मत के अंतर्गत आएगा, तो ये मत फिर गणना योग्य मान लिया जाता है। उसके बाद इसी तरह से सभी जो मतपत्र हैं उनको उनकी जांच की जाती है। अगर वो गणना योग्य है तो तभी उनकी गणना की जाएगी। तो गणना योग्य कौन है, कौन सा मतपत्र है, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट निकलता है, केवल वोट निकलता है या केवल घोषणा पत्र निकलता है, तो फिर वो निरस्त हो जाएगा। यानी 2 डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से निकलने चाहिए, उसमें ये प्रॉपर तरीके से भरा जाना चाहिए, तो मत की गणना होगी, यानी वो मत गिना जाएगा। अब ये प्रक्रिया पूरी करके जो मतगणना के योग्य जो मत हैं, जो जिनकी मतगणना होना है, वो रख लिए जाएंगे पूरे एक बॉक्स में। अब वो जो घोषणा पत्र और ये सब है, ये इसको निकाल के एक तरफ रख लिया जाएगा और डाक मत पत्र एक तरफ रख लिए जाएंगे। इसके बाद मतों की गणना होगी। तो मतों की गणना में कौन से मत वो किसी प्रत्याशी के पक्ष में रखे जाएंगे और कौन से निरस्त की श्रेणी में आएंगे, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करें। उसमें क्या होता है कि अगर मतपत्र में किसी तरह का चिन्ह बना है या कोई भी एक ऐसा निशान बना है या मतपत्र फोल्ड किया गया है गलत तरीके से, जिसको हम कहें मुड़ा हुआ, इस तरह का हो जाता है मतपत्र, तो ये माना जाता है कि इस मतपत्र को चिन्हित करने के लिए, किसी प्रत्याशी को संकेत देने के लिए या किसी को संकेत देने के लिए वो मतपत्र को इस तरह से किया गया है, तो वो मतपत्र गणना योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मतपत्र ऐसा माना जाएगा कि ये एक तरह का संकेत है, तो वो मतपत्र निरस्त हो जाएगा, वो गणना में नहीं आएगा। इसके अलावा किसी भी
प्रत्याशी को अगर वोट ही नहीं दिया गया, कोई निशान नहीं लगाया गया जो उनको बताए गए थे, जो सील मोहर है या धन का चिन्ह या जो भी बताया गया था, अगर वो नहीं लगा है तो ऐसा मत भी मतगणना के योग्य नहीं माना जाएगा। गणना के योग्य माना जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा, मत निरस्त हो जाएगा, वो मत वैलिड नहीं माना जाएगा जिसमें किसी को कोई वोट नहीं दिया गया है। एक तो जो मतपत्र अगर सही अवस्था में नहीं है, सही स्थिति में नहीं है तो निरस्त होगा। दूसरा कि उस पर किसी का निशान नहीं लगाया गया है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि निशान एक से ज़्यादा लोगों के उसमें लग गया है, निशान लगाया गया है, वो दो प्रत्याशियों को, 3 प्रत्याशियों को, एक से अधिक, मतलब केवल एक को जिसको आपको वोट करना है उस पे उसके सामने वो स्पष्ट मत होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पे होती है, ये सभी एजेंट्स के सामने इसको प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और वो सक्षम अधिकारी ये सब पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं। अब मत खोला गया, ये सबको दिखाया जाएगा कि देखिए ये प्रॉपर इसमें सील लगी हुई है और ये आप देख लीजिए, ये इस प्रत्याशी के लिए ये वोट किया गया है और इस प्रत्याशी की के मत यहाँ रखे जा रहे हैं। उसके बाद अगला वोट खोला जाएगा इसी प्रक्रिया के साथ, उसको भी सबको दिखाया जाएगा और जितने भी लोग आरओ टेबल पे होंगे प्रतिनिधि एजेंट के रूप में, उन सबको वो सब संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर किसी को कुछ आपत्ति है कि देखिए भाई चिन्ह सही से नहीं लगा है या इसमें कोई निशान बना है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगर चिन्ह होगा तो वो निरस्त हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो गणना योग्य। और जिस प्रत्याशी को वो बताएंगे कि देखिए भाई इसमें ये इस प्रत्याशी के सामने ये मत दिया गया है इनको और ये इनका यहाँ ये ढेर है उसमें रखा जाएगा। इस प्रकार से पूरे मतपत्रों को एक एक करके खोला जाएगा और वो टेबल पे अलग अलग बंच में रख दिए जाएंगे। इसके बाद होगी उसकी गिनती, गणना। उसकी गणना में क्या होता है कि प्रक्रिया सरल हो गई। जितने डाक मतपत्र हैं पहले से पता है कि ये इस ढेर में इनके रखे हैं और इसमें गड़बड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो अपने अपने प्रत्याशी का ध्यान रखते हैं कि इसका मतपत्र सही जगह पर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तो और सबके सामने प्रक्रिया होती है, इसलिए उसमें पारदर्शिता होती है, उसमें पारदर्शिता का कार्य होता है तो वो सबको दिखाया जाता है और वो ये काम होता है। अच्छा, इस दौरान एक और टेबल होती है एआरओ, जिस पिछली वीडियो में जो चर्चा हुई एआरओ की, तो उस टेबल से आके वो मशीनें ईवीएम वो आना शुरू हो जाती हैं और हर एक टेबल पे जो 14 एजेंट्स होते हैं उनकी टेबल पे एक एक मशीन को रख दिया जाता है। अच्छा, एक एक मशीन के साथ ये हो जाएगा एक राउंड, एक बार में 14 टेबलों पे 14 मशीनें, एक राउंड हो जाएगा। अब ये कैसी वो मशीनें कैसी हैं, जो बूथ क्रमांक के हिसाब से उस पे ईवीएम पे कितने मत उसमें डले हैं, तो ये उसके जो मशीन होगी उसके ऊपर एक सील लगी होगी, पूरी तरह से बंद होगी वो, और उसमें एक जो पर्ची लगी होगी उसमें लिखा होगा कि ये इतने वोट कुल मिला के इस ईवीएम में दर्ज हैं, रिकॉर्ड हैं। तो ये ईवीएम की प्रक्रिया शुरू होगी, ये एआरओ टेबल से होगी। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे डाक मतपत्रों की। तो डाक मतपत्रों में क्या होता है कि डाक मतपत्र की गणना हुए बगैर अगर वो मतगणना कार्य ईवीएम का शुरू होता है तो इसको इर्रेस्पेक्टिव माना जाता है। पूरी प्राथमिकता दी जाती है कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूरा कर लिया जाए। और व्यावहारिक रूप से ये होता है कि बहुत से डाक मतपत्र निरस्त हो जाते हैं
और उस विषय को लेके एजेंट्स और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो आपत्ति दर्ज कराते हैं, निराकरण होता है, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। तो फिजिकली वो थोड़ा सा देर लगाने वाला प्रोसीजर है वो। और ईवीएम का प्रोसीजर ऐसा है कि बटन दबाया और गणना आने लगती है। तो इसी वीडियो में उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अब ईवीएम की काउंटिंग जो होती है वो कैसे होती है, उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 14 टेबलें होंगी और सबके सामने क्रमवार वो 14 मशीनें लगा दी जाएंगी। अगला राउंड जो होगा उसमें 15, 16, 17 से लेके 28 तक ऐसी रहेंगी, अगले क्रम से वो आती जाएंगी। और उसमें उसके 3 भाग होंगे। जो एक भाग जो जिसमें प्रत्याशियों के नाम लिखे, बैलेट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें प्रत्याशियों के नाम लिखे, उनका चिन्ह बना हुआ है सामने। हर प्रत्याशी के सामने एक नंबर डला है, एक के सामने जो भी प्रत्याशी का नाम है वो, उसके बाद वो चिन्ह है। तो जैसे ही सबकी सहमति होती है और सब रिजल्ट रिकॉर्ड करने के लिए अपने पेन कागज वो रखे रहते हैं, सब एजेंट साथ में तो तैयार रहते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। सबकी जब दोनों पक्ष आपस में ये मतगणना कर्मियों का और जो एजेंट्स होते हैं, जब सबकी आपस में बिल्कुल सहूलियत से हो जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट करके फिर वो ऑन किया जाता है, उसका गणना का कार्य शुरू होता है। अब गणना का कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले जो गणना आएगी वो कुल मतपत्रों की आएगी। कुल इसमें कितने वोट रिकॉर्ड किए गए, कुल रिकॉर्ड किए गए जो वोट होते हैं उसकी संख्या, उस पर जो पर्ची ऊपर लगी थी उसकी संख्या, और वीवीपैट 3 भाग होंगे। तो एक भाग जिसमें चिन्ह लगे रहेंगे, दूसरा वो जिससे ऑन और ऑफ का स्विच होगा, और उसके बाद वो मशीन बताना शुरू कर देगी। वो नंबर से बताती है, वो नाम नहीं लेती वहाँ मशीन। नंबर 1 नंबर इतने वोट, 2 नंबर इतने वोट, 3 नंबर इतने वोट, नोटा तक वो बताती जाती है। मान लीजिए 10 प्रत्याशी हैं और 11वें नंबर पर नोटा को रखा जाएगा, अंत में नोटा को रखा जाता है। तो वो नोटा तक के वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अब एजेंट को पता होता है कि उसका प्रत्याशी 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है या 1 नंबर पे है या 5वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, किस नंबर पर उसका प्रत्याशी का नाम उसमें है ईवीएम में। तो वैसे वो नोट करता जाता है 1, 2, 3, 4, और व्यावहारिक रूप से अपने प्रत्याशी से और मुख्य प्रतिद्वंदी इन दो के एजेंट्स नोट करते हैं। वैसे जो जागरूक लोग होते हैं, जो जागरूक एजेंट होते हैं, वो बिल्कुल पूरा हिसाब बनाते हैं। फिर उनकी कुल संख्या कि जो मत मशीन ने बताए हैं वो उसका टोटल, वो वीवीपैट की संख्या जो बता रही थी मशीन उससे मिल रहा है, जो ऊपर सील लगी है उससे मिल रहा है, और जो ये मशीन ने शुरुआत में बताया कि कुल मत इतने पड़े, इससे मिल रही है कि नहीं। यानी अब 4 चीज़ों का मिलान हो जाना चाहिए। 4 चीज़ों का कौन कौन सा? सभी प्रत्याशियों के मिले मतों का योग, यानी 1 को इतने, 2 को इतने, 3 को, 4 को, 5 को, और लास्ट में सबका योग, ये एक मिलान। दूसरा वीवीपैट का मिलान, और तीसरा जो उसके ऊपर सील के साथ कुल मत कितने पड़े, ये वहाँ नोट किया गया था और जो मशीन ने पहले बताया था। इस तरह यानी मशीन जो पहले बताएगी कुल मत पड़े इतने, उसके पहले सील आप देख लेंगे कि इस मशीन में इतने मत निकलने चाहिए। अब आप मिलान करेंगे कि ये ईवीएम ने जितने मत इसके ऊपर लिखे गए थे उतने ही मत बताए हैं, कहीं कुछ डाउट तो नहीं है, कुछ टोटल आप जब मिलाएंगे तो उसमें तो गड़बड़ी नहीं है, या वीवीपैट में भी उतनी ही संख्या बताई गई थी, जितने मत डाले गए हैं उतनी संख्या बताई गई थी। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि
ये अब ये हो गया आपका एक राउंड। पहले राउंड की वोटिंग समाप्त हो गई। जो हम लोग समाचारों में सुनते रहते हैं कि 3 राउंड के बाद, 1 राउंड के बाद इनको बढ़त है, या डाक मत पत्रों की गणना में इनको बढ़त है, ये आगे चल रहे हैं इतने स्थानों पर ये प्रत्याशी। तो सबसे पहले डाक मत पत्र उन्हीं की गणना की जाएगी। उसके बाद ये राउंड वाइज होगा। तो एक राउंड में एक टेबल पे एक मशीन, इस तरह से 14 टेबल पे 14 मशीन, तो 14 का एक ये राउंड हो गया। इसके बाद दूसरा राउंड होगा, 2 राउंड की मतगणना, वो उसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल यही रहने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा क्या होता है कि ये जैसे ही एक बार शुरू होता है तो बहुत फास्ट होता है, चूंकि ईवीएम का काम सिर्फ एक स्विच ऑन अपने आप होता है और रिजल्ट बताने लगते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर बाद में इसके बाद सभी के मतों को जोड़ा जाता है। इस दौरान भी 3 चरण 4 चरण, अगर किसी को बहुत स्पष्ट बढ़त है, 2 चरण के बाद, 3 चरण के बाद, 5 चरण के बाद, 10 चरण के बाद, तो कभी कभी 20 से ऊपर राउंड होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो मतदान का जो विधानसभा का या लोकसभा का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है, मतलब उसमें बूथों की संख्या क्या है, पोलिंग बूथों की संख्या कितनी है। तो वो उस हिसाब से वो मशीनें, उसकी संख्या होती है। तो एक बार में 14 टेबल आएंगी, एक राउंड हो गया। दूसरी बार में फिर 14 मशीनें आएंगी, तो दूसरा राउंड हो गया। तीसरी बार में फिर, तो इस तरह राउंड वाइज वो टोटल कर लिया जाता है कि इस प्रत्याशी को पहले राउंड में इतने मिले थे। और ये करते हैं कौन, मतगणना कर्मी तो करते ही हैं, इसके साथ सभी एजेंट्स अपने अपने जो पेपर लिए रहते हैं, पेंसिल लिए रहते हैं, तो वो भी अपना टोटल लगाते रहते हैं कि पहले राउंड में हमारी बढ़त इतनी थी, दूसरे में सामने वाले प्रत्याशी की बढ़त इतनी हो गई, अब तीसरा राउंड हुआ, चौथा राउंड हुआ, तो एक 5 6 7 8 राउंड के बाद कोई एक बढ़त दिखने लगती है किसी किसी एक प्रत्याशी को, या किन 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, ये राउंड वाइज हो जाता है। और कहीं कहीं 20 राउंड की गणना या 22 राउंड की गणना इस तरह भी होती है। मतदान जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आकार के अनुसार। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। और बाद में सभी को मालूम ही है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो विजयी प्रत्याशी को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। और इस पूरे कार्य में अगर बहुत नज़दीकी मुकाबला होगा, बहुत नज़दीकी मुकाबला है कि बहुत कांटे का मुकाबला जिसको कहा जाता है, अगर ये पूरे उसके दौरान चलता है तो ये स्थिति थोड़ा देर में स्पष्ट हो पाती है। और बढ़त जिस प्रकार की होगी, किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में या दूसरा पीछे हो रहा होगा, तो फिर ये थोड़ा सा आराम से ये प्रक्रिया चलती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे फिर अपनी शंकाएं होती हैं। और जो रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी जो टीम होती है प्रशासन की, मतगणना कर्मियों की, वो बहुत ही सतर्कता से उसको पारदर्शिता पूर्वक रखने के लिए उसमें थोड़ा सा पूरा समय देती है कि सबकी शंकाओं का समाधान हो जाए, और फिर वो उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया है। आप ये कुछ जानकारियाँ थीं जो वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ साझा की गई। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जाए, क्योंकि चुनावी मौसम है, सबको जानना है। तो जितना ज़्यादा लोगों तक आप ये सूचना पहुंचाएंगे, तो अपेक्षा है ऐसी कि ये लाभदायक होगा ये वीडियो, और हमारी जानकारी को, निर्वाचन संबंधी जो भी हमारी शंकाएं हैं, उसको समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। आप ऐसी जानकारियों से
भरे वीडियो शेयर किए जाएंगे। और तो आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ऐसी आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।